जहां एक तरफ रामू फ्री हुआ, वहीं दूसरी तरफ मेरी भी आंख खुली। सर में चोट लगने की वजह से मैं भी बेहोश हो चुका था। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा रघु और रश्मि अभी भी किसी बात पर बहस कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर उनकी बातों को गौर से सुनने की कोशिश की, जो कि मुझे बहुत ही धीमी धीमी आवाज में सुनाई दे रही थी। रश्मि, जो कि रघु से लड़ रही थी, वो दोनों अभी तक इस बात पर बहस कर रहे थे कि रघु ने अंकल यानी मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कि मैंने उन्हें पुलिस से बचाया, घर पर रहने के लिए जगह दी, इलाज कराया, लेकिन फिर भी रघु ने मेरे साथ ये सब किया। रश्मि ये सब बोल रही थी, वहीं रघु से कह रहा था, यार तुम इतना सोचती क्यों हर किसी के बारे में? तुम्हारी माँ ने हमारे साथ क्या किया पता है ना तुम्हें? जहां अपने ही भरोसे के लायक नहीं है, वहां तुम उस बाहर बैठे बुड्ढे पर कैसे भरोसा कर सकती हो? और तुमने देखा नहीं था वो कैसे तुम्हें मारने पर उतर आया था? रही बात उसको चोट मारने की, तो और क्या करता अगर वो हमें कुछ नुकसान पहुंचा देता तो? रघु, माइंड योर लैंग्वेज। उन्होंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है और तुम हो कि फिर भी उनके बारे में ये सब बोल रहे हो। हद है यार। और रही बात उनकी, वो हम पर हमला करते तो अगर उन्होंने ऐसा करना होता ना, तो वो हमें उसी दिन पुलिस से बचाते ही क्यों भला? हमें कर देते ना उस रात उनके हवाले। और क्यों वो मिश्रा जी के पैर पकड़ते तुम्हारे लिए? हाँ, क्या रिश्ता है उनका हमसे जो वो इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, और तुम हो कि एहसान फरामोश हो। इतना कुछ कहकर रश्मि बाहर मेरे पास चली आई और मेरी बुझी बुझी और जरा सी खुली खुली आंखों को देखा तो वो दौड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे बेहोश होने के बाद शायद उसने मुझे सोफे पर आराम से लिटा दिया था और मेरे सर पर मल्लम पट्टी भी कर दी थी। मुझे होश में आता हुआ देखा तो खुश हो गई। मुझे अपनी रोती सूरत से हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने लगी। बोली, प्लीज अंकल जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। रघु की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी अंकल जी। आपने इतना कुछ किया हमारे लिए और हमने क्या किया आपके लिए? कुछ भी नहीं, और उल्टा आपको नुकसान पहुंचा दिया। आई एम सॉरी अंकल जी। रश्मि ये सब कर ही रही थी कि मैं उसे इस तरह से करता देख मुस्कुरा रहा था। मुझे उस पर और रघु पर किसी एक बात का जरा सा भी गुस्सा नहीं था। मैं तो रश्मि की इस तरह की मासूमियत देखकर मुस्कुरा रहा था और रश्मि ये सब देखकर हैरान हो रही थी। मुझसे पूछ रही थी, क्या हुआ अंकल जी? आप यूं हंस क्यों रहे हो? मुझे पता है अंकल जी, आपको बहुत दुख हो रहा होगा ना। रश्मि मुझसे इतना कुछ कह रही थी और मैं उसकी सब बातें सुन रहा था, लेकिन मैं इस वक्त रश्मि में अपनी बेटी रितु को ढूंढ रहा था। वो भी मुझसे अक्सर ऐसे ही गलती होने पर माफी मांगती थी और मैं इसी तरह से उसकी ऐसी मासूमियत देखकर उसकी बड़ी से बड़ी गलती को भी यूं ही हंसते हंसते माफ कर देता था। मैं यूं ही ये सब सोच रहा था कि मुझे यूं कहीं खोया हुआ देखकर रश्मि मुझसे फिर से सवाल करने लगी। क्या हुआ अंकल जी? आप इतना गहरा क्या सोच रहे हैं? उसकी आवाज सुनकर मैं वापस अपनी यादों से बाहर आ गया। बोला, नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, और मुझे तुमसे या रघु से किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। कहकर मैं सोफे से उठने लगा तो रश्मि ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिठा दिया। वापस मेरी आंखों में देखकर बोली, अंकल जी, मैं जानती हूँ आपके दिल पे कोई बहुत बड़ा बोझ है। आप यूं ही नहीं हर किसी को इतनी जल्दी और इस तरह से मुस्कुराकर माफ कर देते हैं। जरूर इसके पीछे भी कोई तो वजह होगी, और आपकी ये मायूसी और ये आंखों में बरसों का इंतजार आप मुझसे छुपा नहीं सकते। मैं आपको जब भी देखती हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतना नेक इंसान इस दुनिया में उतना ही अकेला है जितना एक मेले में वो बेकार खिलौना जिसे कोई भी बच्चा खरीदना नहीं चाहता। आपने रघु और मुझे यूं ही तो नहीं माफ कर दिया, और हमारे लिए यूं ही इतना कुछ नहीं कर रहे। कोई तो वजह होगी ना अंकल जी, जो आपने हमारे लिए इतना कुछ सहा, इतना कुछ किया। कोई तो एक वजह। उसके ये सब इमोशनल बातें सुनकर मैं भी इमोशनल हो गया। उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, हाँ
है ना बेटा? ये क्या, कई वजहें। इतना कहकर मैं वहां से उठने लगा। उसने भी खड़े होते हुए मुझसे कहा, क्या अंकल जी, ऐसी क्या वजह है? मैंने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा, फिर सामने लगी खिड़की के पास जाकर बोला, बेटा रश्मि, तुम में मैं अपनी बेटी रितु को देखता हूं और रघु में अपने बेटे हर्षित को। तुम्हें पता है, वो दोनों भी ठीक तुम दोनों जैसे ही थे, प्यारे से। रितु जो थी तुम्हारी तरह इतनी फिक्र करती थी ना मेरी, और मुझसे अपने आप से भी ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन आज वही रितु है जो मुझसे मिलने तक नहीं आती। और हर्षित, जो कि सारा दिन फोन कॉल्स पे मेरा सर खा जाता था, आज मुझे एक फोन कॉल भी नहीं करता। बेटा, बचपन बहुत सुंदर होता है, सबका एक स्वर्ग की तरह, और बुढ़ापा उतना ही भयानक, नरक की तरह। और ये जो हम बचपन और बुढ़ापे के बीच जीते हैं ना, वो जिंदगी नहीं होती। बस कुछ लम्हे होते हैं जो कि हवा की तरह होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, यानी कि जिन्हें हम आसानी से भूल जाते हैं। लेकिन बेटा, बचपन और बुढ़ापा नहीं होता ऐसा। ये तो वो आग होती है जो सीने में मरते दम तक कहीं ना कहीं बसर करती ही रहती है। बेटा, मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रहा, लेकिन रघु ने बिल्कुल सही कहा। आजकल नहीं है कोई भी अपने भरोसे के लायक, कोई अपना, कोई भी। मेरी इतनी सी कहानी सुनकर अब दोनों को मेरी कहानी में और ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। और इस बार रश्मि के बजाय रघु ने पूछा, तो फिर अंकल जी कहां गए ये रितु और हर्षित? आपके साथ क्यों नहीं रहता आपका बेटा? और उसके इन सवालों ने मेरे दिल में दबे दर्द को फिर से जगा दिया। आज इतने दिनों बाद उन दोनों का जिक्र मेरे लबों पर आया था, वो भी इतनी नमी के साथ। हम सब अंदर थे, सामने खिड़की पर किसी ने गोली से अटैक किया और करीब 10 से ज्यादा खुफिया एजेंट्स अलग अलग जगहों पर हथियार के साथ तैनात थे। कुकू एफएम हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं।